नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आज राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है और अब वो बतौर राष्ट्रपति देश का नेतृत्व भी करने वाली हैं। यूं तो रामनाथ कोविंद जी के कार्यकाल में देश ने कई ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन नई राष्ट्रपति के आने के साथ ही लोगों की उम्मीदें उनसे और ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में उनके आगे बहुत सी चुनौतियों ने अपना डेरा भी डाल लिया। आखिर वो चुनौतियां क्या हैं, उन चुनौतियों को समझने की कोशिश भी हम करेंगे, क्योंकि यहां पर चुनौती एक नहीं है, चुनौती कई हैं। और क्या जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद तक पहुंची हैं, उसके बाद क्या जो आदिवासी वर्ग है, क्या उनका उत्थान होगा? कुछ बड़े सवाल भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति जो कि बन चुकी हैं, उन्होंने शपथ भी आज ले ली। सत्ता के सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला पहुंची है। महिलाओं का सम्मान मुर्मू देश की शान है। मुर्मू का संघर्ष राष्ट्र के नए संकल्प के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यहां पर कई ऐसी चीजें हैं जो आज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश भी हम करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे और रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि उनका जो जीवन है वो कितना ज्यादा संघर्षों भरा रहा। वो किस तरह से उस पद से, एक टीचर के पद से इस सर्वोच्च शिखर तक आज वो पहुंची हैं। उन्होंने अपने जीवन में कितना कुछ संघर्ष किया और आज वो यहां तक कैसे पहुंची हैं, उस पर एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। 21 जुलाई की रात भारत देश की सियासत के लिए बहुत ही अहम रात रही। ये वो रात थी जब एक आदिवासी महिला ने सत्ता के ऐतिहासिक पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। सीएम से लेकर पीएम तक कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसने उन्हें बधाई न दी हो। कांटों से भरे अपने रास्तों को पार करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का ये सिंहासन सिर्फ ऐशो आराम की सेज नहीं, बल्कि कांटों से भरा हुआ ताज भी है। आने वाले समय में द्रौपदी मुर्मू जी को जितनी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियां उनके रास्ते में पल के बिछाई खड़ी हैं। देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर आए अभी उन्हें एक दिन भी नहीं हुआ है और चुनौतियों ने उनके रास्ते में डेरा डाल दिया है। आने वाले 5 साल द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन काल और भारत की सियासत दोनों के लिए ही काफी अहम रहने वाली है। अगर बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी की जीत उसका चुनावी तीर का निशाने पर लगने जैसा है। यूं तो द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन संघर्षों भरा रहा और राजनीतिक करियर बेदाग, और यही वो दोनों बातें थी जो उन्हें देश के सर्वोच्च पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बना रही थी। द्रौपदी मुर्मू जी को झामुमो, शिवसेना जैसे कांग्रेस के सहयोगियों ने समर्थन दिया। टीएमसी ने उनका साथ तो नहीं दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने उनकी उम्मीदवारी को सही बताया था। पर फिर भी कई लोग ऐसे थे जो लगातार उन पर कटाक्ष कर रहे थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू जी को मूर्ति भी बताया था। साथ ही उनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा ने देश के अहम मुद्दों पर उनकी राय भी मांगी थी और उन्हें आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती, क्या वे भी 5 साल चुप रहेंगी? ऐसे में द्रौपदी मुर्मू जी को अपने कार्यकाल के दौरान इन सभी सवालों के भी जवाब देने पड़ेंगे। अब राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू की योग्यता की असली परीक्षा होगी कि आखिर वो देश की प्रमुख नेता होने के नाते सरकार के गलत फैसलों, संवैधानिक उसूलों के साथ हो रही छेड़छाड़ या लोकतंत्र पर वार जैसे मुद्दों पर क्या रुख अपनाती है। द्रौपदी मुर्मू जी जिस आदिवासी इलाके से आती हैं, वहां उन्होंने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी संसाधनों तक हर मुद्दे पर आम लोगों को संघर्ष करते देखा है। आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों और समाज में हर तरह से कमजोर वर्ग के शोषण की भी वे साक्षी रहे। ऐसे में बतौर राष्ट्रपति वे हाशिए के लोगों के उत्थान के लिए किस तरह के कदम उठाती हैं और पूंजीवादी ताकतों से इनकी रक्षा में अपना क्या योगदान दे सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क से संजना तिवारी की रिपोर्ट।
आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। ऐसे ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरियों पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ, वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में
पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुराने लीग से हटकर नए रास्ते पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। तो जी हाँ, आपने यहां पर सुना देश के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, और पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद की शपथ ली और अब वो बतौर राष्ट्रपति देश का नेतृत्व भी करने वाली हैं। वैसे तो रामनाथ कोविंद जी के कार्यकाल में देश ने कई ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन नई राष्ट्रपति के आने के साथ यहां पर लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं, खासतौर पर यहां पर आदिवासी वर्ग की भी। इस बीच यहां पर तमाम चुनौतियां भी हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीके दुबे हैं, संविधान विशेषज्ञ। दुबे सर, आपका बहुत स्वागत है। रत्नेश मिश्रा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रत्नेश जी, बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार दास हैं, मोरोदा से एमएलए हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ सर्वेश पाठक हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर्वेश्वर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करूंगा राजकुमार दास, जो कि एमएलए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है सर आपका। आप तक आवाज पहुंच रही होगी। मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, संघर्ष से लेकर शिखर तक आज हमने देखा द्रौपदी मुर्मू का वो संघर्ष भी, और उसके बाद शिखर तक वो किस तरह से पहुंचे, और मुझे लगता है कि आप उनको बहुत अच्छे से सर समझते हैं। ये देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है सर ये। राजकुमार जी, देखिए, द्रौपदी मुर्मू पहले तो she is the first tribal lady to be elected as the president of India. And she is the youngest lady also to be elected as the president of India. तो इसीलिए, और आदिवासी समाज में ट्राइबल लेडी के हिसाब से, सांताल लेडी के हिसाब से, ये देश का आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि एक आदिवासी महिला ने देश का सर्वोच्च पद को संभालने के लिए गए हुए हैं। ठीक है ना, इसीलिए ये सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। हाँ। अपना, मैं जिस जिला से आता हूँ वो वहाँ अब माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है। तो ये हम लोग सबके लिए, क्योंकि ये जैसे छोटा सा म्युनिसिपैलिटी का ये काउंसलर, वाइस चेयरमैन होके बाद में एमएलए बने, फिर मंत्री बने, फिर गवर्नर बने, वो उनका संघर्षमय जीवन हम लोग देख चुके हैं। मैंने तो देखा है। ठीक है ना, अपना जीवन में वो उनका बड़ा बेटा खो गया 2009 में, 2013 में उनका छोटा बेटा खो गया, मरा गया। फिर उनका हस्बैंड जो है वो 2014 में वो चले गए। हाँ। तो फिर भी वो हारे नहीं, वो काम करते चले, करते करते वो गवर्नर बन गए। उसके बाद गवर्नर में भी अपना बात को ठीक से समझे और अंडर एनी प्रेशर, हर समय प्रेशर के बावजूद वो अपना जो डिसीजन है और डिसीजन में कायम रहे।
जैसे कि वहां एक बिल आया था आदिवासी का खिलाफ था, वो बिल को वापस कर दिए। तो ये शी वॉज अंडर प्रेशर बट रिटर्न द बिल, शी रिटर्न द बिल। ऐसे देखिए, जब वो आदिवासी के लिए कैसा कैसा काम किए हो। देखिए, जब यहाँ आदिवासी 8 शेड्यूल में जो संताली भाषा को इंक्लूड करने के लिए जब संघर्ष चल रहा था, वो खुद वाजपेयी जी के पास गए थे। कि हम वाजपेयी जी के मिलेंगे, उनको बोलेंगे कि संताली भाषा को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कर दीजिए। और उसके बाद संताली भाषा 8 शेड्यूल में इंक्लूड भी हुआ। आप देखिए, जांदा मामा जो पत्रिका है, वो पत्रिका में सब भाषा में पब्लिश हो रहा था। लेकिन वो बोले नहीं, हम लोग संताली भाषा ऑल चिकी जो है वो भाषा और ऑल चिकी लिपि में पब्लिश होना चाहिए। और ऑल चिकी लिपि और संताली भाषा में पब्लिश भी हुआ। वो पब्लिशर को चिट्ठी लिखे। ऐसे बहुत बड़ा बड़ा काम जो है, देन it seemed she was and she is committed to the cause of the tribals। लेकिन राजकुमार जी कॉज के लिए हटते नहीं है वो। जी राजकुमार जी, अब इसे क्या रणनीति के तौर पर देखें, 2024 की तैयारी के तौर पर देखें, जहां पर आदिवासी और महिलाओं को साधने की कोशिश हो रही है बीजेपी की? देखिए, मैं तो आप ऐसा बोलेंगे तो मैं तो अभी बीजेपी में नहीं हूं, फिर भी ये कोशिश हुआ होगा। लेकिन मैं तो अब बीजेडी में हूँ और एमएलए हूँ। पहले बीजेपी में था। उस समय उनको हम लाए थे बीजेपी का कुछ इम्पैक्ट करने के लिए। और वो आए, काउंसलर बने, वाइस चेयरमैन काम किए हुए और अच्छा काम किए। म्युनिसिपैलिटी जब वाइस चेयरमैन है, उनको काम सौंपा गया म्युनिसिपैलिटी का सैनिटेशन काम। और ये वार्ड घूम घूम के, गली गली घूम घूम के, ड्रेन सफा जहां पर हो रहा था वो जाके खुद खड़ा होके और सफाई वगैरह किए। तो इसीलिए उनका पॉपुलैरिटी भी अच्छा बना जी। तो वो काम अच्छा किए, और अब आगे भी देखना होगा। चलिए, मैं आपके पास सर लौटूंगा, और इस बीच हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर जी, आप क्या देख पा रहे हैं? हालांकि यहां पर संघर्ष किया उन्होंने, उसके बाद इस शिखर तक वो पहुंचे भी, लेकिन चुनौतियां अभी भी बहुत सारी हैं। क्या लगता है? देखिए संभव जी, सबसे पहले सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को और ये हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आज देश ने एक इतिहास रचा। और एक समाज के वो जो वंचित वर्ग था, एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति का जो पद होता है वो हमारे देश का सर्वोच्च पद होता है, उस पे शोभित करवाया। देखिए, उन्होंने अपने पहले संबोधन में सबसे पहले सभी सांसद और एमएलए को धन्यवाद दिया, जिनके कारण वो उस शिखर तक पहुंचे। देखिए, उन्होंने अपने स्वागत भाषण में जो चीजें बोला, उस एक चीज का बहुत विशाल महत्व है और हर एक चीज अपने आप में संदेश देता है। अगर स्टार्ट करें तो उन्होंने कहा कि जब मैं देश आजादी का 50वां वर्ष मना रहा था तो मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, और आज देश 75वां वर्ष मना रहा है। और मैं आज देश के सर्वोच्च पदों पे सुशोभित हुई हूँ। उसके बाद कल हमारा कारगिल विजय दिवस है, और जो देश के भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। उन्होंने सबसे पहले अग्रिम बधाइयां देश के तथा सेनाओं को बधाई दी कारगिल दिवस के। उसके बाद आते हैं उनके जीवन पे। देखिए, उन्होंने कहा कि मैं उस गांव से आती हूँ जहाँ प्राइमरी स्कूल की शिक्षा लेना भी बहुत बड़ा मतलब कठिन कार्य था, और वहां से निकल के मैं कॉलेज तक पहुंची और शिक्षा ग्रहण की। यह अपने आप में भारत के हर राज्य के उन छोटी बच्चियों और उनके माता पिताओं के लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश है कि आप अपने घर की बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। जी
उनके आगे कोई भी जो समस्या आ रही है, क्योंकि सरकार की इतनी सारी जो योजनाएं हैं, हाँ। वो बच्चों को पढ़ाने के लिए हर स्टेट गवर्नमेंट का है। तीसरी बात पे आता हूं, उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो बातें कही, युवाओं को कहा कि आप भारत के निर्माण के लिए और आगे आए और आपका मैं हर समय सहायता करूंगी। हाँ। के बाद देखिए और भी जो बातें आई, जैसे उन्होंने जीवन में जन सेवा में ही जीवन की, सर इस पर भी हम चर्चा करेंगे, मैं आपके पास और लौटूंगा सर। और भी मेहमान, मैं एक एक कमेंट ले लूं। सबसे पहले इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं संविधान विशेषज्ञ हैं डीके दुबे जी। दुबे जी, हम देखते हैं कि हमारा संविधान लोकतंत्र की हर कसौटी पर खरा उतरा और आज द्रौपदी मुर्मू उस शिखर तक पहुंची, सर्वोच्च पद तक पहुंची है सर। वो आगे की क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं सर? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार अभी बाकी वक्ताओं ने सीधा सीधा कहा है कि एक तो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की भारत की बात है, दूसरा न्याय व्यवस्था की बात है कि हमारे देश में जिनको प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, जैसा डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, वैसा प्रतिनिधित्व तो आज आपको दिखाई पड़ रहा है। एक शेड्यूल्ड कास्ट प्रेसिडेंट जा रहे हैं और एसटी प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तो ये तो प्रतिनिधित्व की बात है कि हमारे देश में जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए सभी का, और अवसर नहीं मिला, उनको अवसर दिया, ये बात आती है। दूसरा, जहां तक मैं समझता हूं, जिस प्रकार झारखंड का उनका कार्यकाल रहा और उन्होंने कुछ बिलों के विषय में बात की, अभी जैसे राजकुमार दास जी ने बताया कि और विषय संथाली भाषा को लेकर और तमाम तरह के रिप्रेजेंटेशन हुए, जो उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। मुझे लगता है कि इस सर्वोच्च पद पर आने के बाद जो प्रेसिडेंट का रोल होना चाहिए, खास तौर से संवाद का विषय आता है, खास तौर से ऐसे कोई कानून, ऐसे कोई बिल, ऐसी कोई सलाह जो राष्ट्रपति के पास आती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से राष्ट्रपति एड एंड एडवाइस से बंधा होता है, उसके बावजूद राष्ट्रपति अपने विचार करके, अपने मातहत अधिकारियों के साथ वार्ता करके उन विषयों को आगे बढ़ाता है। और अगर महसूस होता है इन विषयों पर सरकार से फिर से कंसीडर करने के लिए कहना चाहिए और सरकार से फिर से बात करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो इन विषयों में कतई चूकने वाली नहीं है। और चूंकि उन्होंने ऐतिहासिक रूप से सीट पर बैठकर, गवर्नर की सीट पर बैठकर वो पहले ही इंडिकेट कर दिया है, पहले ही वो कार्य कर चुकी हैं, इसलिए राष्ट्रपति के पद की गरिमा रखते हुए और देश को दिशा को ध्यान में रखते हुए, जैसे अभी उनके शपथ के बाद जो उनका पहला उद्बोधन हुआ, उसमें उन्होंने दो शब्द बड़े अच्छे इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि मैं आदिवासी क्षेत्र से आती हूं और मैं जनजातीय महिला हूं, मैं जनजातीय समुदाय से आती हूं। तो ये दोनों बातों का जो डिस्टिंक्शन है वो हमारे देश में बहुत कम लोग लगा पाते हैं। होता क्या है कि हमारे देश में आदिवासी बनाम ये दूसरा चलने लगता है, जबकि हकीकत ये है कि आदिवासी वो क्षेत्र है, वो एरिया है जहां पर पहले हमारे पूर्वज निवास करते होंगे, जिस स्टाइल में करते होंगे, जिस तरह से करते होंगे, वनों में अरण्यक लिखे गए और तमाम तरह का। लेकिन जो उनका समुदाय है वो उन्होंने आदिवासी नहीं कहा, उन्होंने समुदाय को जनजातीय समुदाय कहा कि मैं जनजातीय समुदाय से आती हूँ, एक पर्टिकुलर शेड्यूल से आती हूँ। अब यहाँ पर हमारे देश में विभाजन करने के उद्देश्य से कुछ मूल निवासी, कुछ आदिवासी, ऐसे शब्द इस्तेमाल गढ़े गए और इनको गढ़ के दिमाग में फिट कर दिया गया कि आदिवासी मतलब ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, बाकी सब बाहर से आए। इन दोनों चीजों को उन्होंने पहले ही उद्बोधन में जिस प्रकार से क्लैरिफाई किया है और देश को संबोधित करके बताया है कि मैं जनजातीय समुदाय से आती हूं, मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है और ये बहुत कम लोग ऐसे अवसरों पर डिस्टिंक्शन कर पाते हैं और अपनी बात को इतने खुले रूप में कह पाते हैं। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात भी कही कि हर गरीब भी अब सपना देख सकता है, जो पहले नहीं होता था। और साथ में सर आप ये भी बताइए कि कितनी ज्यादा चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि आज के परिदृश्य में हम देखें, क्योंकि अब इस तरह के आरोप लगने लगे हैं राष्ट्रपति पर कि एक मूर्ति होते हैं वो, क्या ये सही है और चुनौतियां क्या होने वाली हैं? अब देखिए, चुनौतियां तो अब जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाम जवाहरलाल नेहरू देखते हैं तो समझ में आता है। जिस समय शंकर दयाल शर्मा की चुनौतियां देखते हैं, ज्ञानी जैल सिंह बनाम राजीव गांधी की चुनौतियां देखते हैं, तो अपने को समझ में आता है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठकर उन चीजों को उस लेवल पर कंसीडर करना, हालांकि जब दोनों एक ही मस्तिष्क के होते हैं, एक ही विचारधारा के होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आती। लेकिन आप देखो कि जो आज की सरकार है केंद्र की,
प्रणब दा उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे। हाँ। और मोदी जी हर बात को उनको कहने जाते थे, हर बात को उनको इन्फॉर्म करने जाते थे, जो दायित्व बनता है प्राइम मिनिस्टर का। हाँ। और प्रणब दा बहुत सारे क्वेश्चंस किया करते थे और मोदी जी सारे क्वेश्चंस पर सेटिस्फाई किया करते थे उनको। हाँ। तो मुझे लगता है आज की जो इस समय की सरकार है, इसके साथ कोई कंफ्लिक्ट बहुत आएगा नहीं, बहुत चुनौती आने वाली नहीं, क्योंकि ये खुद में आगे से आगे एक्सप्लेन करने वाले लोग हैं और राष्ट्रपति के प्रश्नों को बखूबी जवाब देने वाले लोग हैं जी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ समस्या आने वाली है। रत्नेश जी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो रत्नेश जी, आज बहुत बड़ा दिन है, मतलब हिंदुस्तान के लिए इतिहास रच दिया, उत्सव का दिन है, उत्साह का दिन है, लेकिन इस बीच यहां पर विपक्ष क्या कंफ्यूजन में नजर आता, उलझा हुआ है विपक्ष अभी? देखिए संभव जी, द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मैं आशा करता हूं कि वो संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक कृत्यों का अपने बहुत कायदे से निर्वहन करेंगी और इस देश के लिए एक नई नजीर पेश करेंगी कि राष्ट्रपति केवल संविधान के प्रतिरक्षण, रक्षण और संरक्षण की शपथ ही नहीं लेता है, अपितु तो ऐसा करता भी है। ठीक, जैसा कि अभी दुबे जी बता रहे थे कि नेहरू बनाम राजेंद्र प्रसाद देखा जाए तो चुनौतियां दिखती हैं, राजीव गांधी बनाम ज्ञानी जैल सिंह देखा जाए तो चुनौतियां दिखती हैं। थोड़ा सा देखिए कि एपीजे अब्दुल कलाम बनाम अटल बिहारी वाजपेयी भी हुआ था, वो भी हमें देखना चाहिए। लेकिन एक चीज हमें नोटिस करनी होगी कि जो इनके पहले वाले राष्ट्रपति महोदय थे, 5 साल में उन्होंने किसी भी बिल पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और जब वो आए थे तब भी ये ढिढोरा बहुत पीटा गया था कि वो दलित समुदाय से आते हैं, वो एसटी समुदाय से आते हैं। ये मुझे थोड़ा सुनकर दुख हुआ कि सभी लोग, बोलने वाले लोगों ने भी कहा कि वो आदिवासी समुदाय से आती हैं, वो जनजातीय समुदाय से आती हैं। अरे भाई, कम से कम भारत के राष्ट्रपति को तो जातियों और वर्गों में बांटने के लिए छोड़ दीजिए, बाकी पदों को तो लोगों ने बांट ही लिया है। वो तो हमारा सिंबॉलिक हेड है, वो तो हमारा संवैधानिक हेड है स्टेट का, तो उसे तो छोड़ दीजिए, उसे हेड रहने दीजिए। वो ना आदिवासी है, ना वो जनजातीय है, ना वो सवर्ण है, ना वो क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, ना दलित है। बस उसकी एक चीज देखिए कि वो भारत का राष्ट्रपति है। दूसरी बात द्रौपदी मुर्मू जी ने जो अभी तक काम किया है वो राज्य में किया है। और केंद्र की सरकार जो है, उन्होंने झारखंड में जो राज्यपाल के तौर पर काम किया, वहां पर उन्होंने जो कार्य किया, वहां पर आदिवासी मुख्यमंत्री था, आदिवासी राष्ट्रपति था। आप यहाँ देखिए कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी की, जो उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो सरकार बहुत सारे ऐसे निर्णय है जो पक्षकारों से बिना पूछे ले लेती है और उनको इम्प्लीमेंट कर देती है। उसके बाद जब उसके कॉज और प्रोज और कॉज पता चलते हैं तो वो आगे के स्टेप्स उठाती है। तो कहीं ना कहीं सुन लीजिए सर, कहीं ना कहीं माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये देखना होगा कि जनता के किसी बिल का विरोध करने के पहले उन्हें उस बिल को समझकर और सरकार को चेताना होगा कि आप गलत कर रहे हैं। जी सर्वेश्वर जी, जैसा कि रत्नेश जी को आपने सुना, और इस बीच यहाँ पर सवाल ये भी, क्या राष्ट्रपति पर राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि राष्ट्रपति किसी दल का नहीं होता है, वो देश का होता है। देखिए संभव जी, आज तो बिल्कुल राजनीति की बातें नहीं होनी चाहिए। आज हर्ष और उल्लास मनाने का दिन है। राजनीति की बात हम कल से करेंगे जब वो अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। आज उन्होंने शपथ लिया है, तो आज कम से कम हम डिबेट में पॉजिटिव चीजों को लेके चले। लेकिन महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस कुछ नेताओं ने ऐसी बातें कह दी हैं जाते जाते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं अब, वो ठीक था? देखिए, वो उनका जो आचरण है महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस का, वो किसी से छुपा नहीं है। वो अपने इस आचरण के कारण अपनी दुर्गति खुद करते हैं। महबूबा मुफ्ती की क्या हैसियत है कि वो देश के महामहिम पे ऐसा आरोप और प्रत्यारोप लगाएगी। उसने तो इतना भी कह दिया था कि अगर आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर में तिरंगा झंडा उठाने वाला एक शख्स नहीं होगा। और आज देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना बड़ा काम किया है कि लाल चौक से, कल विजय दिवस है, कारगिल विजय दिवस, लाल चौक से कारगिल तक तिरंगा यात्रा निकलेगा। और
डल लेक के चारों तरफ तिरंगा होता है। उस लाल चौक पे 1992 या कुछ समय में मुरली मनोहर जोशी जी तिरंगा फहराने के लिए कितना बड़ा संघर्ष करके गए थे। हाँ। आज उसी लाल चौक 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को तिरंगे से पट जाता है। तो ये महबूबा मुफ्ती ऐसी बात बोलती रहती है, उसका उसकी तस्वीर में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन सर्वेश्वर जी, यहाँ पर जो कांग्रेस कह रही है कि प्रचारित बहुत करती है कि आदिवासी महिला ही आदिवासी है, आदिवासी है, रामनाथ कोविंद थे दलित थे, ये दलित थे, प्रचारित बहुत ज्यादा किया जाता है। देखिए संभव जी, मैं इनसे पूछता हूँ, कांग्रेस इतने दिनों रही, उनको किसी ने कुछ करने से रोका था? उनको देश का विकास करने से रोका था? उनको प्रचार करने से रोका था? क्या वो नहीं करते थे? उन्होंने क्या क्या नहीं किया? माननीय देखिए, जो बात होती है कि राष्ट्रपति का पद उसको क्या उसमें लाना चाहिए, पॉलिटिक्स में उस पे राजनीतिक दुर्भावना का बात लगा के ये क्या उनको ये उनका मान मर्दन करना चाहिए। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने जब देश आजाद हुआ था तो हमारा सोमनाथ जी का मंदिर बन रहा था, और माननीय उस समय के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जाना चाह रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जी उनको रोकने की भरपूर भाषण था, उसको नहीं आने दिया। तो हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी ऐसे भी हुई है कि अगर देश का तो हम उस राजनीति, कांग्रेस की राजनीति ऐसी रही है और ऐसे लोग हैं, अभी भी विद्यमान है, महबूबा मुफ्ती हो या जी राजकुमार जी, मुझे 10 सेकंड का टाइम लीजिएगा। अगर एक आदिवासी महिला जो, अरे शंभू जी एक मिनट पॉलिटिक्स में देखिए निचला मैदान सबसे पार्षद और काउंसलर का होता है। हाँ। वहां से संघर्ष करके देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पे बैठता है, तो क्यों न कहा जाए कि एक आदिवासी महिला ये पूरे देश के जनजातीय लोगों का गर्व का विषय है, और साथ ही साथ हम भारतवासियों का हर एक। जी रत्नेश जी बोलिए। का है, अरे इनको चुप तो करा दीजिए भाई साहब, बोलते रहते हैं चुप। देखिए अभी मैंने जो कहा कि इन्होंने बताया कि सोमनाथ का मंदिर जल रहा था, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक प्रावधानों से बंधा होता है, वो अपने बीच में मत टोकिएगा, बीच में मत टोकिए, इनको चुप करवाइए शंभू जी, बीच में मत टोकिए। सर्वेश्वर जी आपकी बहुत गंदी आदत है, सर्वेश्वर जी आपकी बहुत गंदी आदत है बीच में टोकने वाली। लेकिन आपने कहा ना रत्नेश जी अभी की प्रचारित बहुत करती है बीजेपी। अरे भाई जब वो बोल रहे थे मैंने नहीं कहा ना रत्नेश जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी परिवारवाद में उलझी रही और कुछ कर ही नहीं पाई। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया प्रचारित, कांग्रेस कर ली थी प्रचारित, वो तो ये बात भी कह रहे हैं। किसी को रोका तो नहीं था। हाँ अरे सुनिए रत्नेश जी बोलिए। अब इनसे कह दीजिएगा सुन ले, थोड़ा ध्यान रख लें। मुझे पता है कि इतनी चाटुकारिता कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की। जी अभी बोलिए राष्ट्रवादी चैनल के द्वारा तो अपना वक्तव्य दो, मुझ पे आरोप मत लगाओ। रत्नेश जी कुछ इस तरह की टिप्पणी नहीं करे तो अच्छा होगा। देखिए मैं दलाली करने के लिए चैनल पे नहीं आता। अरे रत्नेश जी तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर ऐसी रत्नेश जी, अरे रत्नेश जी प्लीज शब्दों की मर्यादा प्लीज। तुम्हारी क्या है, तो मेरा मुंह तोड़ोगे? चलिए राजकुमार जी मैं आपका राजकुमार जी इनके ऑडियो डाउन कर दीजिए अभी। राजकुमार जी, जिस तरह से यहाँ पर राष्ट्रपति पर राजनीतिक हमले हो रहे हैं, क्या वो उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। राष्ट्रपति राजनीति से ऊपर है। हाँ। और संविधान रक्षा करते हैं तो राष्ट्रपति का ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। अभी राष्ट्रपति बन चुके हैं और इसीलिए सबके हैं, देशवासी के राष्ट्रपति हैं, किसी पार्टी का नहीं है। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति पर भी क्या टिप्पणी की जा सकती है सर? नहीं, बिल्कुल टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ना कांग्रेस को करना चाहिए, ना बीजेपी उसका फायदा लेना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति है और ये ऐतिहासिक निष्पत्ति है, ये सही है कि ऐतिहासिक निष्पत्ति है, ये सबको मानना चाहिए। और ये देश का आजादी के बाद पहली बार एक आदिवासी महिला ने राष्ट्रपति बने हैं, ये देश के सबके लिए खुशी का विषय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक ही है
महत्वपूर्ण राजकुमार जी, एक महत्वपूर्ण बात ये भी जो हम देखते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहां पर हम देखते हैं ईसाई जो मिशनरी हैं उनका बहुत ज्यादा कुचक्र चलता है। और अब आदिवासी राष्ट्रपति यहाँ राष्ट्रपति हैं, तो क्या लगता है कि जो ये मिशनरी, ये कुचक्र चलता है, इस पर खात्मा होगा इसका सर? क्योंकि हम देखते हैं कि धर्मांतरण के बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं, उनको लालच देकर, उनको बहला फुसला कर उनको धर्मांतरण उनका करवाया जाता है सर। देखिए, मिशनरी जो है हाँ। वो तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन ये मैसेज देश के लिए गया हुआ है। हाँ। एक ट्राइबल लेडी ने राष्ट्रपति बने हैं, इसीलिए आदिवासी सोसाइटीज में एक खुशी का माहौल है। और वो लोग जान चुके हैं कि नहीं, अब देश खाली सवर्ण लोगों के लिए नहीं है, ये पूरा देश हम लोग के लिए भी है। अपना जाति का एक ट्राइबल लेडी राष्ट्रपति बने हैं, इसीलिए ये सबको बधाई देना चाहते हैं जी। तो इसीलिए इसमें राजनीति से ऊपर है, ठीक है ना। डीके दुबे जी, आप भी हमें समझाइए सर, संविधान क्या कहता है कि राष्ट्रपति तो चलो छोड़ दो, जो पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं, क्या उन पर इस तरह की टीका टिप्पणी उचित होती है? क्या की जा सकती है इस तरह की टीका टिप्पणी? क्योंकि कभी वो जब भी अपने पद पर रहे उन्होंने देश के लिए सोचा, ना किसी दल के लिए। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि पूर्व राष्ट्रपति माननीय कोविंद जी के लिए कोई किसी के पास कोई बिंदु भी है। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने देश के विकास में या जो 5 वर्ष का उनका समय रहा उस समय में कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा संभाषण या कोई उनकी यात्रा के दौरान कोई घटना रही हो जिसके लिए उनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। हाँ। मैं दुर्भाग्यपूर्ण है ये मानकर चलता हूं कि जो लोग इस प्रकार की राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए इस लेवल पर चले जाते हैं और इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, मुझे नहीं लगता ये शोभा भी नहीं देता। दूसरी बात, जहां तक अभी चर्चा हो रही थी कि वो जनजातीय समुदाय से आती है, इसको चिल्लाना नहीं चाहिए। हाँ। उन्होंने अपने पहले ही वक्तव्य में ये कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं और देश का गरीब और देश का वंचित केवल स्वप्न नहीं देख सकता है, उसको साकार भी होते देखेगा, ये मैं उसका उदाहरण हूं। और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं जनजातीय समुदाय से आती हूं और मैं वनवासी क्षेत्र से आती हूं। तो जब वो स्वयं इस बात को अपने लोगों के लिए, या मैं कहूं कि जो लोग उनको फॉलो करते हैं या जिनको गर्वान्वित महसूस होना चाहिए उनके लिए स्टेटमेंट देती हैं, तो क्यों नहीं पूरा देश ये कह सकता है कि हमें गर्व है कि जिनको पिछले 75 वर्ष में सामुदायिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनको आज 75 वर्ष बाद प्रतिनिधित्व मिला है और मिलना चाहिए था। आज समाज का प्रत्येक वो वर्ग ये कह सकता है कि जो दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार था कि अंत्योदय होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ मिलना चाहिए, हर एक दायित्व का, हर एक पोस्ट का और हर एक संसाधन का। तो ये बात मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये प्रचारित करके रखा कि भाई देश में अगड़ा बनाम पिछड़ा है, आदिवासी बनाम ये है और एससी बनाम ये है, उन सबके लिए उन लोगों की जो कल्पनाएं हैं, कपोल कल्पनाएं हैं, उनको सबको ध्वस्त करने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं है कि देश को ये पता होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कि एक वनवासी क्षेत्र से आने वाली महिला आज हमारे गौरव का विषय है, देश का सम्मान बन चुकी है, देश की प्रतिष्ठा बन चुकी है। और इसलिए कोई भी व्यक्ति उसको ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं उनके लिए करने चाहिए कि नहीं आप ऐसा ना कहें। वो स्वयं कह रही हैं, और जब वो स्वयं कह रही हैं तो अगर हम ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है कि उनका इस समय हम किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ उनके जो जज्बा है उसको कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। रत्नेश जी, क्या लगता है आपको? हालांकि राष्ट्रपति की रेस में यशवंत सिन्हा पीछे छूट गए, लेकिन लगता है कि अब उपराष्ट्रपति की रेस में कुछ हो सकता है? रत्नेश जी, जो अभी दुबे जी ने कहा कि उन्होंने खुद अपने वक्तव्य में कहा है, दुबे जी तो संविधान विशेषज्ञ हैं और मैं भी संविधान का छात्र रहा हूँ। डीके दुबे जी, जहाँ तक मुझे पता है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है या जो राष्ट्रपति जो भी बोलता है उसे मंत्रिपरिषद लिख कर देती है, और राष्ट्रपति वही उतना बोलता है जितना मंत्रिपरिषद उसे लेटर में लिख के दे देती है। तो मैं उसे मंत्रिपरिषद का स्टेटमेंट मानूं
कि राष्ट्रपति महोदय का स्टेटमेंट मानूं? अगर संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रपति उतना ही बोलता है जितना मंत्रिपरिषद अथवा मंत्रिमंडल चाहता है। तो अगर कोई ये कहे कि राष्ट्रपति का व्यक्तिगत वक्तव्य है तो फिर वो इसका मतलब है कि आज उन्होंने पहले दिन ही राष्ट्रपति बनते ही संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर दिया। क्योंकि राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकता, वो उतना ही बोलेगा जितना मंत्रिपरिषद कहेगी। क्या डीबीजी ऐसा है? ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है, There shall be a council of ministers to assist and advise the President of India, and President shall be bound to act according to the advice given by the Council of Ministers। दुबे जी बोलिए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 कहता है। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि अब्दुल कलाम साहब को, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को गुजरात जाने से मना किया गया था और वो गए थे। और मुझे याद आता है कि बाबू राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में एक पत्र लिखा था नेहरू जी को और ये कहा था कि हिंदू कोड बिल संसद में नहीं आना चाहिए और मेरा अपना स्टेटमेंट संसद में ये लाते समय दिया जाना चाहिए। मेरे पास बिल आएगा तब आएगा, मेरा बिल दिया जाना चाहिए। इस बात का लीगल डॉक्यूमेंट एक दूसरे को हुआ था। तो जब मैं बात करता हूं कि समता दोनों के बीच में होनी चाहिए, तो समता का मतलब समता होनी चाहिए। होता तो ठीक है, लेकिन अभी आपने बंगाल का हाल देखा, माननीय जगदीप जी वहां गवर्नर थे और जगदीप जी, बात तो संवैधानिक रूप से ये आती है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बंधे हुए हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्शन उठाते रहे। इसलिए कोई भी स्टेटमेंट अगर लिखा भी जाता है किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी सदस्य के द्वारा, तो भी राष्ट्रपति की बिना इच्छा के उसको नहीं दिया जा सकता। और बहुत सारी जगहों पर राष्ट्रपति, चलिए आखिरी को मैं बोलूंगा, मैं पाठक जी 10 सेकंड का टाइम, पाठक जी 10 सेकंड का टाइम, जी बोलिए। 10 सेकंड का टाइम। देखिए, अभी जो पाठक जो दुबे जी ने कहा, दुबे जी 1952 में जो व्यवस्था थी उसको बाद में इंदिरा गांधी जी ने संविधान संशोधन करके परिवर्तित कर दिया, क्योंकि 1952 वाली संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति बाध्य नहीं था मानने के लिए। लेकिन करंट की संवैधानिक व्यवस्था उसमें पढ़कर आइए। पहले इंदिरा गांधी ने उनको 44 में 42 में संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को एक बार भी इस विषय पे हम कभी और चर्चा कर लेंगे, वक्त की कमी है। पाठक जी बोलिए अभी आप, आखिरी कमेंट आपका। 44 में संविधान फिर से लागू हुई थी। महामहिम ने अपने पहले उद्बोधन में जो बात कही वो पूरे भारत वर्ष के हर एक नागरिक को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी उपलब्धि मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह उपलब्धि जो है हर गरीब व्यक्ति की उपलब्धि है, हर वंचित व्यक्ति की उपलब्धि है। इस चीज को मानना चाहिए और इस चीज को देखना चाहिए और पूरे भारत वर्ष में हर्षोल्लास से इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आज एक आदिवासी महिला इस पद पे सुशोभित हुई है और हमें गर्व महसूस करना चाहिए, ना कि टीका टिप्पणी करना चाहिए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सर्वेश्वर जी बहुत धन्यवाद, राजकुमार जी बहुत धन्यवाद, रत्नेश भाई बहुत धन्यवाद और डीके दुबे जी आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आज राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है और अब वो बतौर राष्ट्रपति देश का नेतृत्व भी करने वाली हैं। यूं तो रामनाथ कोविंद जी के कार्यकाल में देश ने कई ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन नई राष्ट्रपति आने के साथ ही लोगों की उम्मीद भी अब बढ़ सी गई है। और इस बीच यहां पर ऐसे में उनके आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इस बीच यहां पर आज उन्होंने अपनी जो योग्यता है वो अब उनका वक्त आ गया अपनी योग्यता को साबित करने का। और इस बीच अब हम आपको वो तमाम चीजें दिखाने जा रहे हैं कि राजनीतिक शक्तियां क्या होती हैं राष्ट्रपति के पास। राजनीतिक शक्ति होती है सबसे पहले जो राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं और राज्यसभा में कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान आदि में पर्याप्त अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को भी वे मनोनीत कर सकते हैं। और दूसरे देशों के साथ साथ कोई संधि या फिर समझौता किया जा रहा है तो यहां पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। जी हां, और इसी के साथ यहां पर आपको बता दें कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि जब संसद के दोनों सदनों में सत्र नहीं चल रहा होता है उस वक्त संविधान के अनुच्छेद 123 के मुताबिक राष्ट्रपति नया जो अध्यादेश होता है उसे जारी कर सकते हैं और संसद सत्र के शुरू होने के 6 हफ्ते तक इसका प्रभाव रहता है। यानी कि फांसी से क्षमादान की भी शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। वो कैसे? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति का
किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर उसे पूर्ण दंड से बचा सकते हैं या फिर उसकी सजा कम करवा सकते हैं। हालांकि एक बार फिर यदि उन्होंने क्षमा याचिका रद्द कर दी तो फिर दोबारा याचिका दायर नहीं की जा सकती। फांसी की सजा पाने वाले कई अपराधियों की क्षमा याचिका राष्ट्रपति तक पहुंचती है। हालांकि इस पर फैसला लेना उसका अधिकार है। इसी के साथ महत्वपूर्ण बात यह भी आपातकाल लगाने की शक्ति। जी हां, देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है और किसी के पास नहीं होता है यह अधिकार। इसमें 3 तरह की इमरजेंसी शामिल होती हैं। पहला होता है युद्ध या फिर सशस्त्र विद्रोह के दौरान, दूसरा राज्यों के संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर और तीसरा वित्तीय आपातकाल। और आपको बता दें कि 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और फिर 1975 में इंटरनल एग्रेशन के दौरान देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। और इसी के साथ कानून बनाने की भी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। जी हां, संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल जब पेश किया जाता है तो वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति उसमें जरूरी होती है। इसके बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बना सकता। और धन विधेयक हो, किसी नए राज्य का निर्माण, सीमांकन हो या भूमि अधिग्रहण के संबंध में कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये वो तमाम शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति की। और इस बीच यहां पर द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने पद की शपथ ले ली है, राष्ट्रपति पद की। वाकई में ऐतिहासिक दिन है आज का दिन और उत्साह का दिन है और सभी लोग खुश हैं और बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।